अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे वो है डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। डीमेरिट्स पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने कुछ बाकी जो मेरिट्स रह गए थे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला था इजी टू इनपुट। कंप्यूटर में डाटा इनपुट करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि आप दस्ती डेटाबेस में करें तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना दस्ती डेटाबेस में कट कॉपी पेस्ट की सहूलत होती है, ना आप उसको जो है वो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी सेट कर सकते हैं, ना आप ऐसा कर सकते हैं कि एक जगह हो या दूसरी जगह डाटा खुद बहुत एंटर हो जाए। तो दस्ती डेटाबेस में ऐसा काम नहीं होता, ये इजी होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में। फिर हमने पढ़ा था 11 पॉइंट ईजी टू ईमेल। डाटा जो आपने सर्च किया, कोई रिपोर्ट निकाली, तो उसको आप ईमेल भी कर सकते हैं। फिर जो आपने डेटाबेस सारी मैनेज की उसको आप इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं, जैसे आपने मैटर का रिज़ल्ट देखा। फिर हमने पढ़ा था इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी सालमियत की शराइत, कि डेटाबेस में जो हम डाटा एंटर करेंगे उसमें अगर कोई गलती से डाटा एंटर हो जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके मार्क्स हैं 100 किसी सब्जेक्ट में, तो 100 में से या तो 100 आ सकते हैं या 100 से कम। ये नहीं हो सकता 100 से ज़्यादा आ जाए। तो इसके लिए अगर कोई गलती से 100 में से कोई जो है वो 3 फिगर के ऊपर चले जाता है, गलती से टाइप हो जाता है, तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है इस तरह के इसमें लगाए जाते हैं ताकि वैल्यू जो है विद इन रेंज रहे। फिर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। तो जब डेटाबेस का रिकॉर्ड जो है वो जो मेंटेन किया जा सकता है तो उसे हम अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर तमाम प्रोडक्ट सर्विसेज को नुमाया कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपना बिज़नेस चला सकते हैं। लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए और आपको ऑर्डर मिल जाते हैं और आप उनके दिए हुए एड्रेस के ऊपर भेज देते हैं। फिर आ जाता है डिलीवरेंस फ्राम फाइल्स एंड रजिस्टर। जब आपका सारा काम कंप्यूटर के अंदर स्टोर है तो फिर आप फाइल्स और रजिस्टर में बहुत कम डाटा जो है वो रखते हैं किसी कागज़ की शक्ल में। जब भी आपको ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर आप रखते हैं, अदरवाइज़ सारा काम आपका कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव है, तो आपकी जो फाइल्स हैं और रजिस्टर जो हैं उससे जान छूट जाती हैं। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पॉइंट ये 15वें पॉइंट से जुड़ा हुआ ही है कि जब आपको इनका फाइल्स और रजिस्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी तो फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पेपरलेस हो जाएगी, बेकागज़ हो जाएगी, कागज़ की ज़रूरत उसमें नहीं रहेगी, सिर्फ आपके कंप्यूटर नज़र आ रहे होंगे। फिर है फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी, कि कोई चीज़ है जो आपने अभी डेटाबेस में बनाई हुई है उसकी आप कॉपी जो है वो रख लेते हैं किसी जगह, चाहे वो नेट के ऊपर है, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में, या आपने अलग हार्ड ड्राइव या CD ड्राइव या DVD में रखा हुआ। जो ही अगर आपकी फ़ाइल जो है वो डिलीट हो जाए वायरस की वजह से या गलती से किसी से डिलीट हो जाए तो आप उसको जहाँ पे कॉपी रखी उधर से रिकवर कर सकते हैं। फिर आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। तो डेटाबेस का फ़ायदा इधर भी हम गवर्नमेंट जो है उससे भी फ़ायदा ले रही है कि गवर्नमेंट के अदारे जो है वो छोटी छोटी ऐप्स बना रहे हैं जिसके लिए वो ई गवर्नेंस जो है वो कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल ऐप है और इसी तरह की दूसरी एप्लीकेशंस इस्तेमाल की जा रही हैं। चलें अब हम चलते हैं अपने आज हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के नुकसानात। ये भी आपको अजीब लग रहा होगा कि फ़ायदे हैं वो साथ में नुकसानात भी हैं, वो कैसे। पहले जो 6 पॉइंट हैं ना इसके वो हैं सरमाए से रिलेटेड, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या उनके पास इतना सरमाया है, अगर तो है तो वो उनके लिए फ़ायदा है। अगर ऐसे छोटे अदारे जिनके पास इतना कसीर सरमाया नहीं है वो उनके लिए ये डीमेरिट्स हैं, उनके लिए तो ये नुकसान आते हैं। तो इसलिए ऐसे अदारे जो डेटाबेस को इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनके लिए ये तो नुकसान की चीज़ है। अगर उसने उसको यानी बुरे कार लाने की कोशिश की है, यानी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो अगर वो उसको मैनेज ना कर सका सरमाया ना होने की वजह से तो वो नुकसान में चले जाएगा वो इदारा। तो इसको हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टू पॉइंट्स हैं
वो सिर्फ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के कंप्यूटर से रिलेटेड है कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो पहला जो है पॉइंट जो है वो हम पढ़ते हैं, नेसेसिटी ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर की ज़रूरत। हार्डवेयर जब हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, एक मीटिंग करके तय कर लेते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो है वो चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे पास इतना सरमाया है, तो फिर आप उसका हार्डवेयर ख़रीदेंगे। तो हार्डवेयर ख़रीदने के लिए ज़ाहिर बात है आपके पास अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, प्रिंटर, मॉडेम, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो इस तरह से अगर आप ये हालात जो हैं वो हाथ से महंगे होते हैं, और अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का यानी कि वादा किया था या तय किया था, वो नुकसान में चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं सॉफ्टवेयर की ज़रूरत। ज़ाहिर बात है ये सॉफ्टवेयर जो हैं, अगर तो आपने डेटाबेस जो है वो सॉफ्टवेयर मसलन ये ऑफिस है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़े हैं MS ऑफिस, वो वाले डेटाबेस इस्तेमाल करें जिसको जनरल पर्पस कहते हैं, जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, फिर तो वो CD आपको पायरेटेड का मतलब कि जो जेन्युइन नहीं होती वो आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपने ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है जो कस्टम किस्म का है, कस्टम का मतलब कि आपने अपनी मर्ज़ी का डेटाबेस बनवाना है किसी जगह से, किसी सॉफ्टवेयर हाउस से, तो वो काफ़ी महंगा होता है, वो हज़ारों में नहीं लाखों में होता है। जैसे बैंक वगैरह जाते हैं तो वो अपना एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ नाम है उनके, सिम्बल्स के नाम से है, और भी काफ़ी सारे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो किसी ना किसी कंपनी से बनवाए गए होते हैं, तो वो बहुत महंगे होते हैं। तो इस तरह का अगर सॉफ्टवेयर है तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे तमाम इदारों के लिए जिनके पास सरमाया नहीं है, तो वो फिर नुकसान में चले जाएंगे। फिर आ जाता है माहिर अफरादी क़ुव्वत। जब आप अपनी मर्ज़ी का एक सॉफ्टवेयर बनवाने लगते हैं तो वो आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर होता है। आपका जो अमला होता है, जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको वो अभी सॉफ्टवेयर नहीं आता, उनको सिखाने के लिए फिर उनकी ट्रेनिंग चाहिए होती है। ट्रेनिंग कौन देगा? जिस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो कंपनी फिर ना सिर्फ आपसे वो चार्ज करेगी सॉफ्टवेयर का, बल्कि साथ में आपको ट्रेनिंग के लिए भी चार्ज करेगी। तो इसलिए ये दो तीन खर्चे जो है वो हो जाते हैं, इसलिए ये भी महंगा काम है। तो तमाम अफराद को सिखाना, फिर अगर उसमें कोई फिर वो भूल जाते हैं, फिर सिखाना, कोई नया वर्जन आया फिर आपको उसकी नई ट्रेनिंग जो है वो करनी है, उसमें कोई नई चीज़ आ जाती है, ये मसला चलता रहता है। तो ऐसे तमाम इदारे जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए नुकसान है। फिर आ जाता है सेपरेट हार्डवेयर फॉर ईच डिपार्टमेंट। ज़ाहिर बात है जब आपने डिपार्टमेंट आपके बढ़ते जा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे बैंक में देखते हैं या किसी कंपनी में देखते हैं, किसी फैक्ट्री में देखते हैं, तो वहाँ पे एक बंदा तो नहीं सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहा होता, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स का है, परचेज़ का है, रिटर्न का है। बैंक में जैसे आप देखते हैं फॉरेक्स यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज का एक डिपार्टमेंट है, कस्टमर रिलेशन का है, कैशियर का है, मैनेजर अलहदा बैठा हुआ है, हर एक के पास जो है वो कंप्यूटर है। तो उनको हर एक को कंप्यूटर ही चलें अगर ले लें तो उसके लिए भी अलहदा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ज़रूरत है। तो अगर आप उनकी नेटवर्किंग करते हैं, तो अगर प्रिंटर आपने एक बड़ा सा या फ़ोटो स्टेट मशीन की तरह का लगाया हुआ है, तो वो नेटवर्क अगर प्रिंटर है तो वो सभी शेयर कर सकते हैं, सभी उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसको प्रिंट कर लेते हैं। कोई भी प्रिंट भेजता है तो उसी प्रिंटर से निकल आता है। तो इस प्रिंटर की तो बचत हो सकती है, लेकिन हर एक का अपना अपना कंप्यूटर तो लाजमी होगा, तो इसलिए ये भी कसीर सरमाया वाले जो अदारे हैं सिर्फ वही कर सकते हैं। तो स्मॉल जो अदारे हैं, छोटे अदारे, वो उनके लिए नुकसानदेह है। फिर आ जाता है अपग्रेडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब आप जो है वो काफ़ी देर से कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनको अपग्रेड भी बाज़-औक़ात करना पड़ता है। मसलन आपकी हार्ड ड्राइव है, आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो पहले आपने जो लगाई थी 100 GB की, 200 की या 250 GB की, अब वो आपका डाटा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको ऐसे हार्डवेयर की ज़रूरत होगी जो ज़्यादा उसमें स्पेस हो, ताकि नया आने वाला जो डाटा है वो उसमें आ सके। तो इसलिए आपको बड़ी हार्ड डिस्क जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो वो ख़रीदनी पड़ेगी। तो इस तरह से इसके ऊपर भी खर्चा आता है। फिर सॉफ्टवेयर है, उसको अगर अपग्रेड करना है, नया वर्जन आ गया, तो फिर कंपनी आप
जिधर से आपने सॉफ्टवेयर बनवाया है वो आपको फिर नया वर्जन जो है उसका ख़रीदना पड़ता है, वो भी आपको पैसे चार्ज करते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी स्मॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए डीमेरिट्स में चले जाता है। फिर आ जाता है अपडेटिंग द डेटाबेस। इसी तरह वही जो अभी मैंने बात की कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो है उसको अपडेट करना पड़ता है। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती जाती हैं, वो न्यू फीचर्स जो है वो जो उसमें सॉफ्टवेयर के तौर पे डेवलप होते हैं, उनके लिए आपको डेटाबेस अपडेट करनी पड़ती है। बाज़ बात ऐसा होता है जैसे ऑफिस के वर्जन आते हैं या विंडोज़ के वर्जन आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है। जो 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 है वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो रहे हैं, नए वर्जन आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको अच्छे हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है। हो सकता है जो नया डेटाबेस का वर्जन आए वो आपके पुराने वाले कंप्यूटर के ऊपर स्लो चले या उसके ऊपर जो है वो ना चल सके, तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा जो है वो विंडोज़ हो सकता है विंडोज़ वर्जन जो है वो डिफरेंट रिक्वायर हो। तो इस तरह से आपको डेटाबेस को अपडेट करने के लिए नए नए सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने पड़ते हैं, पूरा सिस्टम भी अपडेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये भी खर्चे वाला काम है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिर डीमेरिट्स में चले जाते हैं। फिर आ जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आपने स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ने इरादा कर ही लिया है कि हमने वाकई जो है वो करना है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो ज़ाहिर बात है जो कंप्यूटर में डाटा पड़ा होता है उसको नुकसान रहता है किसी ना किसी हैकर से। हैकर्स क्या होते हैं कि आपका जो डाटा है अगर वो नेटवर्क के ऊपर जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर जा रहा है, तो आपका डाटा जो है वो हैक किया जा सकता है। अगर आपका डाटा आपकी वेबसाइट पे है, जैसे मैंने बताया, वेबसाइट को पब्लिश भी किया जा सकता है, वहाँ से भी हैक हो सकता है। आपने बेतहाशा बार सुना होगा कि फ़लाँ जो है कंट्री के जो हैकर्स हैं, या इंडिया है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या चाइनीज़ हैं, वो उन्होंने फ़लाँ मुल्क की जो है वो वेबसाइट जो है उसको हैक कर लिया। तो क्योंकि हर एक वेबसाइट का एक पासवर्ड होता है, अगर वेबसाइट का पासवर्ड पता चल जाए किसी वजह से हैकर, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, तो वो पासवर्ड जो है वो हैक कर लेते हैं और आपकी वेबसाइट में घुस जाते हैं। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो बैक एंड होता है जहाँ पे ये चीज़ें स्टोर होती हैं उनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट मसलन आपने इतनी मेहनत के जो है वो वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाएं, उसकी पिक्चर्स लगाएं, उसकी सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी, प्राइसेस लिखे, तो आपके कोई जो है आपकी डेटाबेस से जो सारी चीज़ें वो डिलीट कर दे, तो अगर आपने उस वेबसाइट का बैकअप ना रखा हो तो आपको दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। तो इसी तरह आपका डाटा भी चुराया जा सकता है। तो डेटाबेस जो है वो उसमें बहुत कीमती डाटा पड़ा हो सकता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, तो ये आप किसी से शेयर नहीं करते, तो हैकर जो है वो ये आपका नुकसान कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो नेटवर्क जो है या इंटरनेट का जो या इंट्रानेट आप जो यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। फिर आ जाता है डेंजर फ्रॉम वायरस। तो वायरस का तो आपको पता ही है। वायरस जो है वो एक तो जो आप ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, एक कंप्यूटर पे लगाए भी दूसरे कंप्यूटर पे चले गए, भी तीसरे पे चले गए, इस तरह से कोई अगर विज़िटर आता है वो आपके कंप्यूटर पे कोई ये इस तरह की चीज़ कॉपी करने की कोशिश करता है, आप उसको अलाउ करते हैं, उसमें अमूमन वायरस होते हैं। या इंटरनेट से भी आ सकते हैं। इंटरनेट को बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा जो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है जो मुख्तलिफ कंप्यूटर से होती हुई आपके कंप्यूटर तक पहुँचती है, उसमें वायरस हो सकते हैं, लाजमी होते हैं, और वो आपका डाटा डिलीट भी कर सकते हैं या हाइड कर देते हैं। आप परेशान हो जाते हैं कि शायद डिलीट हो गया, उसको फिर अनहाइड और या फिर रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर अनहाइड भी ना हो तो फिर आपको रिकवरी सॉफ्टवेयर से लेके उसका दोबारा डाटा रिकवर करना पड़ता है, और ये काफ़ी लेंथी काम, टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, और आप उसमें उतार जाते हैं कि इतना डाटा जो मेरा काफ़ी पुराना डाटा वो अगर जीबीज़ में हो, टेराबाइट्स में हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये थे आज के आपके डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं टॉपिक कौन सा है, वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसका मैंने थोड़ा पहले जिक्र किया था पिछले 1-2 लेक्चर्स में। ये ऐसा बंदा होता है जो आपकी डेटाबेस को कंट्रोल, पहले तो उसको डिज़ाइन करता है, उसको जो है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें जो नीचे लिखी हुई हैं 5 के करीब पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी डिटेल में भी आप जा सकते हैं, मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स में इसको लिखा है। तो ये वो काम करता है जो आपकी पूरी डेटाबेस का इंतज़ाम व इंसराम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो डेटाबेस को इसने ही डिज़ाइन करना है।
जब भी आपकी डेटाबेस बनाई जाएगी तो ये एक आपको एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जिसको डेटाबेस के बारे में सारा कुछ पता हो, डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। पहला तो स्टेप ये है। फिर डेटाबेस को कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मकसद वही कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो, इसमें तमाम यूज़र्स जिनको आपने डेटाबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी है उनका यूज़र नेम पासवर्ड अलाट करना, और उनको इजाज़त देना कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं काम कर सकते, या सिर्फ डाटा को देख सकते हैं या सिर्फ डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, फ़लाँ टेबल आप नहीं दे सकते, फ़लाँ टेबल के फ़लाँ कालम आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अगर उसमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो वो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो DBMS भी हो सकता है और उसके अलावा कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जिसमें आपको हेल्प हो। फिर आ जाता है मसाइल हल करना। अगर डेटाबेस में मसाइल आ जाते हैं, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया है, हैकर्स, वायरस का अमूमन ये होता है, एंटीवायरस अच्छा सा इस्तेमाल किया रहा है, जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए एंटीवायरस है जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट डेफिनेशंस जो हैं वो उसमें हों वायरस की, ताकि अगर वायरस आता है तो वो उसको एडवांस पहचान ले और डाटा की तरफ ना जाने दे। अगर डाटा की तरफ वो वायरस चलेगा तो आपका डाटा जो है वो डिलीट, या जो भी उसमें कोडिंग की हुई है वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा या उसको हैक कर लिया जाएगा डाटा को। तो उसके बाद इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो वो भी ये करेगा। उसके अलावा जितने काम डेटाबेस से रिलेटेड हो सकते हैं ये सारा काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो करता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बंदे का नाम क्यों कह लें, अब उसका एक रोल होता है, उसका ये ओहदा होता है जो उसने डेटाबेस के सारा मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। एडमिनिस्ट्रेटर का इंग्लिश का लफ्ज़ है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका नाउन है, और एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब हो गया कि ऐसा पर्सन जो डेटाबेस को हर हवाले से उसका इंतज़ाम करता है। जैसे आप कहते हैं ना इंतज़ामिया, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, तो ये समझ लें कि इंतज़ामिया ही होती है डेटाबेस की। तो ये बनता है पूरा जो अपने साथ पूरे डेटाबेस इस्तेमाल करने वालों को साथ लेके चलता है, उनका मसाइल सुनता है और उनको हल करता है और पूरा निज़ाम जो है वो चलाता है। तो आज हमने जो है वो क्या क्या पढ़ा कि डीमेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है और उसके ज़िम्मे क्या काम है। ये था आज का लेक्चर, और इसको आपने पढ़ना है, किताब से भी पढ़ना है उर्दू में। और कुछ मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो किताब में नहीं होती, लेकिन उसको अगर किताब में दोबारा आपने उसको सुनना है तो ये लेक्चर इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि आप बार बार उसे सुने। और अगर फिर भी और मज़ीद आपके ज़हन में जो है वो क्वेश्चंस पैदा तो नेट के ऊपर तलाश किया करें। ये जो टर्मिनोलॉजी इसमें लिखी हुई है इंग्लिश में डेटाबेस है, उर्दू में भी लिखेंगे, अगर आप उर्दू लिख सकते हैं तो वो आपको उर्दू में भी नेट से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।